हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएसजी इंस्टीट्यूट। एमएसजी इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं फॉर क्लास 8 साइंस। तो बेटा साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखते हैं व्हाट वी हैव टू कवर इन साइंस फॉर क्लास 8। क्या कवर करने वाले हैं देखते हैं बेटा। तो ये आपका एनसीईआरटी सिलेबस फॉर क्लास 8 साइंस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है क्लास 8 का। चैप्टर 1, तो बेटा कुछ चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बेटा साइंस आपको पता होना चाहिए, साइंस अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड में हो आप, जिस क्लास में हो, उसके अकॉर्डिंग साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। वैसे तो साइंस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, मैनी ब्रांचेस, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस, ओके, सॉयल, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, एग्रीकल्चर, ये सभी साइंस की ब्रांचेज हैं, ठीक है बेटा। ओके, लेकिन हमें वास्ट वे में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पे फोकस करना होता है यहाँ पे, ठीक है बेटा। उसी के सारे चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के और कुछ बायो के होंगे। तो बेटा चलते हैं कुछ चैप्टर्स के बारे में। सबसे पहले साइंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये पता होना चाहिए आपको। बेटा जिस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हो आप, उस फिज़िकल वर्ल्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ये रेन कैसे होती है, ये स्नोफॉल कैसे होता है, ये जो स्टॉर्म आते हैं ये क्यों आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ओके, ये क्रॉप जो है, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। हम फूड में हम जैसे फूड से क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो हम वो फूड से न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, हम भी लेते हैं, प्लांट्स भी लेते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं। तो ये सब प्रोसेस कैसे होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से बनी हुई है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, आइज़ है, नोज़ है, ये सब कुछ बेटा साइंस के अंडर आता है। तो इसलिए हमें साइंस की स्टडी करना इसेंशियल हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो इसलिए बेटा हम साइंस की स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, कॉल है, ठीक है बेटा। तो ये फ्यूल्स कौन सा फ्यूल किस टाइप का फ्यूल है, कौन सा फ्यूल कहाँ पे यूज़ होगा, इस तरह से हमें नॉलेज होना चाहिए। और जब हमें नॉलेज होता है तभी हम अपनी लाइफ को अच्छे से, लाइफ में हर चीज़ हैंडल कर पाते हैं। विदाउट नॉलेज यू कैन डू नथिंग, ठीक है बेटा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन डू नथिंग। सो उस नॉलेज के लिए साइंस पढ़ना ज़रूरी है। और जब आप साइंस पढ़ेंगे नॉलेज होगा, नॉलेज से आएगा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से आएंगे बहुत अच्छे मार्क्स। और जब बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो सीधी सी बात है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रटना नहीं है, सीखना है। क्योंकि सीखा हुआ कभी नहीं भूलते और रटा हुआ हमेशा भूल जाया करते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है बेटा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं पीपीटी में। द कंटेंट ऑफ क्लास 8th मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस लाइक फाइबर। बेटा मैथमेटिक्स नहीं होगा, ये साइंस होगा, ये गलती से प्रिंट हो गया होगा। द कंटेंट ऑफ क्लास 8 साइंस टेक्स कंसेप्ट लाइक फाइबर्स, लाइट एंड द पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर लेवल हायर बाय लिंकिंग दैम देयर इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस। बेटा आपने क्लास 7 में फाइबर के बारे में पढ़ के आए हो, लाइट के बारे में पढ़ के आए हो, और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनके बारे में पढ़ के आए हो, ठीक है बेटा, फाइन। क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेटल, नॉन मेटल, कॉल, पेट्रोलियम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फ्रिक्शन, सोलर सिस्टम, ओके। इस आप फाइबर, लाइट, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड पोल्यूशन ऑफ वाटर के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है बेटा। लेकिन इस क्लास में हम कहाँ पे फोकस करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उस पर फोकस करेंगे। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं उनमें से कॉल, पेट्रोलियम, ये क्या होते हैं। बेटा लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे फोकस किया था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे फोकस किया था। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स कैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, किस तरह से एनिमल के बच्चे बड़े होते रहते हैं और फिर वो हाथी का बच्चा हाथी बनता है, शेर का बच्चा शेर बनता है, इस तरह से जो मनुष्य का बच्चा है वो मनुष्य बनता है। तो बेटा कि ये जो है प्रॉपर रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, 7th में पढ़ा प्लांट्स के बारे में, अब पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में क्लास 8th में।
फ्रिक्शन, बेटा फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है, आपको पता होगा कि फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम चल पाते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लिप हो जाते हैं फ्लोर पे, ठीक है। फ्रिक्शन होता है इसलिए हम चल पाते हैं। तो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट इज यूज्ड इन फिजिक्स, ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर आर द सम कंसेप्ट ऑफ दैट आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रेड। तो क्लास 8 में हम इन पे स्पेशल फोकस करेंगे। तो देखते हैं बेटा, चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का कैसे प्रोडक्शन किया जाता है और उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है क्रॉप्स का। तो बेटा कुछ एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ स्टडी की जाएगी। एग्रीकल्चर क्या होता है, जो क्रॉप होती है हमारी, जो किसान लोग फसल उगाते हैं, क्रॉप उगाते हैं, तो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, इरिगेशन, उसको पानी देना होता है, उसको इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, इरिगेशन कैसे दिया जाता है और किस पैटर्न, क्रॉप का पैटर्न्स क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप होती हैं, जैसे खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, इस तरह से क्रॉप्स के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, अब क्रॉप बड़ी हो जाएगी तो बेटा उसको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, या काफ़ी सारी डिसीज़ होती हैं क्रॉप्स में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उन डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन सभी प्रोसेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अभी क्रॉप कंप्लीट हो गई है, बड़ी हो गई है, तो उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे जब गेहूँ बड़ा हो जाता है तो उसको गेहूँ की कटिंग करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, और हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप को अच्छे से स्टोर किया जाता है ताकि वो हमारे यूज़ में आए। तो स्टोरेज ऑफ क्रॉप, इन सभी प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू एनिमल हस्बेंड्री। बेटा इंट्रोडक्शन टू एनिमल हस्बेंड्री, देखो जो विलेज एरिया में हैं, जो वो पशु पाले जाते हैं, जैसे किसी के घर गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, लोयन किसी के घर नहीं होता, ओके, क्योंकि वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, वो वाइल्ड एनिमल है, ठीक है बेटा। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, तो उससे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे किसी पास बफेलो होती है, काऊ होती है, गोट होती है, इस तरह से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सोइल प्रिपरेशन। बेटा आप जब क्रॉप का प्रोडक्शन करोगे उससे पहले सोइल को देखोगे, सोइल को चेक करोगे कि सोइल अच्छी क्वालिटी की नहीं है, फिर सोइल का प्रिपरेशन करोगे कि अच्छे से सोइल होनी चाहिए, तभी तो हमारी क्रॉप अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगा क्रॉप का। फिर अच्छा सीड का सिलेक्शन करोगे आप, मतलब अच्छा बीज होना चाहिए आपको, उससे अच्छे सीड का सिलेक्शन करोगे। अगर सीड ही खराब होगा तो कुछ क्रॉप होगी ही नहीं, वहाँ पे कोई ट्री वहाँ से उगेगा ही नहीं, ग्रो नहीं होगा। और अच्छे से बोने का तरीका आना चाहिए आपको कि क्रॉप की जो सीड को है उसको कैसे सो करते हैं। सो का मतलब बीज को बोना, ठीक है बेटा। तो ये सब चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत छोटे 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 लिविंग बींग्स होते हैं, इनमें भी लाइफ होती है, ओके फाइन। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ हमारे फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, कुछ हमारे फो की तरह बिहेव करते हैं। फो आ जाता है एनिमी, तो कुछ हमारे फ्रेंड होते हैं, कुछ हमारे एनिमी होते हैं। तो इस चैप्टर में बताया जाएगा आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का साइकिल बनाते हैं। आपको पता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, ठीक है, रफली 78% है, वैसे 78 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो जो साइकिल का जो रोल प्ले करते हैं उसमें कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। बेटा कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कुछ तो फूड को स्पॉइलेज कर देते हैं, मतलब फूड को स्पॉइल करते हैं, ख़राब कर देते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड का प्रिजर्वेशन करने के काम आते हैं। मतलब अगर आपने ऐसे फूड बना के रख दिया तो वो फूड ख़राब हो जाएगा। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो फूड को ख़राब करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं अगर हम उनको फूड में मिक्स कर देंगे तो वो फूड बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप खाते हैं ना, लेज़ खाते हैं, क्रैक्स खाते हैं, या कुछ भी चिप्स वगैरह खाते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जिससे कि वो लेज़ है या क्रैक्स है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, महीनों तक भी वो ख़राब नहीं होता है। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज, कुछ इस तरह की कुछ भी कह सकते हो कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये काम होता है, कुछ हमारे फ्रेंड होते हैं और कुछ एनिमी होते हैं। नेक्स्ट मूव टू द चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। बेटा लास्ट क्लास 7 में हमने फाइबर्स के बारे में स्टडी की थी। तो उन्हीं फाइबर्स में से कुछ नेचुरल फाइबर्स थे, कुछ सिंथेटिक फाइबर थे। बेटा सिंथेटिक फाइबर में कुछ फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स में एक टाइप आ जाता है प्लास्टिक। तो हम यहाँ पे
कुछ फाइबर्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे हम। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक कैसे बनता है और एनवायरनमेंट पे उसका क्या इफेक्ट होता है। वैसे प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी वी विल हैव टू यूज़ इट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनती हैं, तो बेटा एक बार बन चुकी हैं तो हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है, बट धीरे धीरे से उसको रिप्लेस किया जा रहा है अदर प्रोडक्ट की हेल्प से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक फाइबर। बेटा नेचुरल फाइबर जो एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, वो नेचुरल फाइबर कहे जाते हैं, और जिनको हम खुद बनाते हैं, मैन मेड होते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। जो मैन मेड होते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मैन मेड। सो चैप्टर नंबर 3 में आपको फाइबर और प्लास्टिक के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 में बेटा मटेरियल्स। मटेरियल्स कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है बेटा। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स में क्या होता है बेटा, मेटल्स में करंट फ्लो हो सकता है, मेटल में शाइन होता है, फ्लैशी होता है मेटल, मतलब चमकते हैं। और नॉन मेटल्स में करंट फ्लो नहीं हो सकता, नॉन मेटल्स में फ्लैशी नहीं होती, चमकदार नहीं होते, वो ब्राइट नहीं होते। ठीक है बेटा। तो ये स्पेशल डिफरेंस होता है, फिर भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, मेटल की रिएक्शन क्या होगी और नॉन मेटल की रिएक्शन क्या होगी। जब इनकी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या होगा, मेटल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो क्या होगा, इसी तरह नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है बेटा। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर एंड क्लोरीन। तो बेटा अभी जो रिएक्शन हो रही थी वो ऑक्सीजन और एसिड्स के साथ हो रही थी, अब इन दोनों की रिएक्शन होगी वाटर और क्लोरीन के साथ। फिर रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद बेस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनकी रिएक्शन बेसिस के साथ कराई जाएगी। जैसे आपने सुना है एक एसिड होता है, एक बेस होता है, तो यहाँ पे मेटल्स की रिएक्शन बेसिस के साथ कराने पे देखेंगे कि क्या होगा। और एक रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। बेटा मैंने बताया था ये टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं। कोल क्या है, कैसे मिलता है, एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारी पृथ्वी के नीचे से मिलता है, अर्थ के नीचे से मिलता है। ठीक है, डेप्थ से मिलता है काफ़ी। तो कोल के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम भी हमारी पृथ्वी के नीचे से मिलता है, कई कई किलोमीटर के नीचे पेट्रोलियम मिलता है, और ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि लाखों करोड़ों सालों, हजारों लाखों करोड़ों सालों के बाद बनता है। इतना टाइम लग जाता है इसके बनने में। तो वो पेट्रोलियम क्या होता है, ऐसे ही नेचुरल गैस, जैसे आप CNG बोलते हो, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, ओके। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे चैप्टर 5 में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। बेटा कोई भी फ्यूल होगा, चाहे वो मिट्टी का तेल हो या आप कुछ भी फ्यूल यूज़ कर लो, उससे क्या होगा, कंबस्चन होगा। कंबस्चन का मतलब आग लगना। ओके, आग लगेगी उससे, फ्लेम होंगे उसमें, फ्लेम, फायर। ठीक है, फ्लेम्स होंगे मतलब आग जल जाएगी उससे। तो बेटा कंबस्चन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे कि कंबस्चन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है। बेटा कंबस्चन आग लगना, ठीक है। जब आग लग जाएगी तो आपको आग धीरे धीरे वो फायर दिखाई देगी, तो उसमें क्या उठेंगे, फ्लेम्स उठेंगे, आग की लपटें। ठीक है बेटा, ये क्या है, फ्लेम्स। जैसे ये कैंडल है तो ये कैंडल की फ्लेम्स, ये कैंडल की फ्लेम है। अभी फ्यूल होगा तभी तो। बेटा ये सब क्या है, फ्यूल है, कोल है, कोल को भी फायर के वे में यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम से भी आग लग जाती है, डीजल से भी। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या है, फ्यूल। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंबशन, फ्लेम और फ्यूल्स के बारे में। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें कंजर्वेशन करना पड़ता है, जिनको हमें बिल्कुल स्टोर करके रखना पड़ता है फ्यूचर के लिए। इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कम होते जा रहे हैं प्रॉपर, जैसे बारहसिंगा। बचपन में आपने सुना होगा बारहसिंगा का नाम, 12 इसके हॉर्न्स होते हैं। तो बारहसिंगा है, लॉयन है, टाइगर्स हैं, वो डे टू डे कम होते जा रहे हैं। तो बेटा अगर वो कम हो गए तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी उनकी तो जो, ठीक है, उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अर्थ से। तो अगर उनको हमें बनाए रखना है तो उसके लिए उनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। तो जब हम कंजर्वेशन करेंगे, उनको अच्छे से पालन पोषण करेंगे उनका, तभी तो वो जिंदा रह पाएंगी। ठीक है बेटा, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारा पालन पोषण करते हैं, इसी तरह से हमें उनका पालन पोषण करना पड़ेगा, अच्छे से उनको कंजर्वेशन रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे वे में। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ओके, डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है बेटा, अभी आप पढ़ोगे इसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मैंने आपको क्लास 7 में भी बताया था बेटा। फॉरेस्ट
बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे लॉयन है, टाइगर है, एलिफेंट है, उनका कंजर्वेशन किया जाना बहुत ज़रूरी है। और बेटा आप देख रहे हो टाइम टू टाइम जो ट्रीज़ हैं वो कट हो रहे हैं। फॉरेस्टेशन, प्लांटेशन करना चाहिए, लेकिन प्लांटेशन इतना नहीं हो रहा जितना कि ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वन के वन काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसी को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगर फॉरेस्ट काटे जाते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, क्या कॉजेज़ है, क्यों हो रहा है ये, और उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे हमारे आने वाले फ्यूचर पे, हमारी अर्थ पे, हमारी लाइफ पे, ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, तो वो सब पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेटा आपने पहले भी पढ़ा है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, लाखों करोड़ों सेल से हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों सेल होते हैं। सेल लाखों करोड़ों सेल बन के बनाते हैं। जब लाखों करोड़ों सेल एक साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन, और जब ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रॉपर प्लेस पे अरेंज होते हैं वो बनाते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम कंकाल बोलते हैं। और कंकाल पे जब हमारी स्किन आ जाती है तो हमारी बॉडी रेडी हो जाती है, और फिर हम साइंस पढ़ने लगते हैं। तो बेटा उस सेल के बारे में बताया जाएगा आपको, जो लाइफ की बेसिक यूनिट है, आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो कैसी स्ट्रक्चर है सेल की, सेल क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल के फंक्शन क्या हैं, प्लांट सेल कैसी होती है, एनिमल सेल कैसी होती है, तो सेल के बारे में। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, अभी मैंने कहा ना कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और सेल में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर 8 में। चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बेटा क्लास 7 में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। किस तरह से एनिमल्स अपने बच्चे पैदा करते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है संतान को उत्पन्न करना, ओके नहीं, ओके फाइन। तो एनिमल्स के बच्चे किस तरह से पैदा होते हैं, कुछ बच्चे अंडों से निकलते हैं, ठीक है बेटा, फाइन। कुछ बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं, वो तो डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। जैसे एक प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये प्रोसेस दिखाया है रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ह्यूमन में कौन कौन से ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और यंग वंस टू अडल्ट्स, मतलब किस जानवर के कौन से बच्चे होंगे, ठीक है बेटा, ओके। जैसे डॉग का होता है पपी, इस तरह से, ठीक है बेटा, ओके। लॉयन का बच्चा लॉयन होगा, सब पता है आपको। आदमी का बच्चा आदमी होगा, भी मैंने अभी पहले से डिस्कस किया हुआ है। तो वो सब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, ठीक है बेटा। ये पापा, ओके, और ये उसका बेटा, सिंपल। तो ये जो प्रोसेस होता है वो रिप्रोडक्शन से होता है, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो या वो एनिमल हो, ठीक है बेटा। ये वो एनिमल हो तो ये बड़ा एनिमल और ये छोटा एनिमल, तो ये सब जो होगा, ये जो प्रोसेस होता है वो रिप्रोडक्शन से होता है, ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन में हम ये स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। बेटा जब हम अभी बच्चे हो आप, तो बच्चों की तरह सोचते हो, आपकी जो एज है बच्चों वाली एज है, बॉडी भी बच्चों वाली है। धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे तो उस एज को कहा जाएगा लगभग 13 to 16 की एज, ओके, 14 to 20, 18 की एज, उस एज को कहा जाएगा अडोलसेंस। क्या कहा जाएगा? अडोलसेंस। तो बेटा उस अडोलसेंस में ह्यूमन की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ओके, तो वो चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 10 में। जब हम रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस, जब कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग एट द एज ऑफ अडोलसेंस वहाँ पे एंटर करता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रोसेस है प्यूबर्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्यूबर्टी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस, ठीक है बेटा। मैंने अभी रिप्रोडक्शन के बारे में बात की चैप्टर नंबर 9 में, तो फिर से कुछ रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर। बेटा फिजिक्स का टॉपिक है। फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, फोर्स का मीन्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का टॉपिक है ये, जो इससे पहले चल रहा था सब बायोलॉजी चल रहा था। फ्रिक्शन मैंने बताया था, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, इसके टाइप कितने होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। साउंड, बेटा सुन पा रहे हो ना, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ साउंड। अगर साउंड नहीं होता तो आपको मेरी वॉइस ही नहीं आती है। तो बेटा साउंड इज एसेंशियल फॉर लाइफ,
ओके, एज वेल एज फॉर अस, ठीक है बेटा। तो साउंड सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हों, जो भी लिविंग बींग्स हैं। और बेटा वो लिविंग बींग्स हैं तो भी साउंड चाहिए, और नॉन लिविंग्स हैं तो उनसे भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है बेटा। चाहे आप बोलो तो भी साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर आप अपने टेबल पे, क्लियर, तो ये आपको साउंड आ रहा होगा, ये भी साउंड है। तो बेटा साउंड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड एज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ साइंस। तो बेटा साउंड कैसे रिसीव होता है, हमें ईयर से रिसीव होता है, तो ह्यूमन ईयर करता है साउंड को रिसीव। तो ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी साउंड की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, या उसके साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। म्यूज़िक क्या होता है और नॉइज़ क्या होता है। बेटा म्यूज़िक और नॉइज़ क्या होता है, आप इसके बारे में सर्च करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि म्यूज़िक क्या होता है और नॉइज़ क्या होता है, ठीक है बेटा। प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, बेटा साउंड का किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है और किस तरह से प्रोपोगेट किया जाता है। प्रोपोगेट का मतलब होता है स्प्रेड करना या फिर सेंड करना, एक तरह से ये समझ सकते हो, ठीक है। साउंड को प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, बेटा साउंड का प्रोडक्शन क्या कर रहा है, जो मेरा थ्रोट है वो साउंड का प्रोडक्शन कर रहा है, और प्रोपोगेशन कौन कर रहा है, जो मेरे पास माइक है वो साउंड का प्रोपोगेशन कर रहा है, मतलब वो साउंड को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, वो साउंड को स्प्रेड कर रहा है। तो ये साउंड की जो कहानी है वो चैप्टर नंबर 13 में हमारे आने वाली है। चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा आपने इलेक्ट्रिक करंट क्लास 7th में भी पढ़ा है, उसमें आपने हीटिंग इफेक्ट देखे थे। क्लास 7th में, क्लास 8th में देखेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, कुछ लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स का मतलब है जिनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। कंडक्टर्स होते हैं बेटा जिनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। अभी वो कंडक्टर कुछ सॉलिड भी हो सकते हैं, कुछ लिक्विड भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिक्विड कंडक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 14 में। चैप्टर नंबर 15 में सम नेचुरल फिनोमिना। बेटा कुछ हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें कुछ नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जैसे अर्थ क्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो बेटा ये कुछ नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। इंट्रोडक्शन टू चार्जेस एंड चार्जेस इन एक्शन। लाइटनिंग होती है, जैसे आपको पता है बारिश से पहले जब रेन होता है, रेन से पहले लाइटनिंग होती है, जिसको बोलते हैं छोटे बच्चे भगवान जी हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो वो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, ओके, थंडरिंग। तो ये सब नेचुरल फिनोमिना है, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 15 में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 16 आपने बेटा ये लाइट का जो बेसिक वे है वो आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है, उसी को हम लेवल करके क्लास 8 में स्टडी करेंगे। कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम क्लास 7। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सनलाइट क्या होती है, सनलाइट वाइट होती है या कलर्ड होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सनलाइट में कौन कौन से कलर्ड शामिल होते हैं ये सब पढ़ेंगे। और बेटा लाइट है तो लाइट किससे दिखती है हमें, क्या ईयर से दिखती है या फिर लिप से दिखती है? नहीं, ना ईयर से दिखती है ना लिप से दिखती है, वो दिखती है हमें आइज से। तो बेटा लाइट्स को फील करने के लिए, देखने के लिए हमारे पास आइज़ का होना ज़रूरी है, जिस तरह से साउंड को फील करने के लिए हमारे पास ईयर्स का होना ज़रूरी है। तो बेटा लाइट आएगी तो आई तो ज़रूर आएगी उसमें, क्योंकि हमारी आइज़ ही देख पाती हैं लाइट को। तो द ह्यूमन आई के बारे में और ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आई जो है वो किस टाइप का ऑर्गन है जो लाइट को देख पाता है। ह्यूमन आइज़ में कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके, ठीक है बेटा, और इसकी हम किस तरह से केयर करें, ह्यूमन आई की किस तरह से केयर करेंगे। कम से कम 10-15 घंटे डेली मोबाइल चलाओ अच्छे से, और 5-6 घंटे डेली पबजी खेलो, अच्छे से केयर हो जाएगी आई की, ठीक है बेटा। तो ये सब नहीं करना है, आई की केयर करने के लिए 30 मिनट्स इन ए सिंगल स्लॉट, बस इतना स्क्रीन टाइम दो और अच्छे से आप विटामिन ए लो, गाजर वगैरह लो, ठीक है बेटा, और इस तरह के फूड लो जिसमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है। तो वो आपकी आई को स्ट्रॉन्ग करेगा, ओके, आइज़ की डिसीज़ से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो तभी तो आप लाइट पढ़ पाओगे जब आपके पास आई अच्छी क्वालिटी की होगी। तो बेटा ये सब मत करो, स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट करो, मोबाइल को रिस्ट्रिक्ट करो, सिर्फ यूज़ करो अपनी ऑनलाइन स्टडी में। और जब ऑनलाइन स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो सिर्फ आधा घंटा गेम खेल लो डेली। इट्स फॉर ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज, ओके, नॉट टू बी एडिक्टेड। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। बेटा सोलर सिस्टम के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 5th 6th 7th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। वही चीज़ें जो सोलर सिस्टम ज्योग्राफी में पढ़ा है थोड़ा सा, वही यहाँ पे
साइंस में पढ़ाया जाएगा स्टार्स। सोलर सिस्टम्स में क्या होता है बेटा, सोलर सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सन होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होती हैं, गैलेक्सीज होती हैं और स्टार्स होते हैं। तो सोलर सिस्टम कुछ आपने क्लास 7 में पढ़ा है, अब क्लास 8 में पढ़ाया जाएगा। मून के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, मून क्या होता है और इट्स फेजेस क्या होते हैं। फेजेस क्या होते हैं बेटा, मून कभी कभी तो छोटा सा दिखाई देता है, कभी थोड़ा बड़ा, कभी और ज़्यादा बड़ा, और एक होता है फुल मून। कभी मून उस टाइम फुल मून होता है, ठीक है, नाइट में, और कभी वो मून निकलते हैं, देयर इज़ नो मून, ठीक है बेटा। सो मून के ये फेजेस होते हैं टोटल, ठीक है। कभी तो इतना सा निकलेगा, कभी इतना सा होगा, कभी इतना होगा, कभी पूरा होगा। तो कुछ फेजेस होंगे, वो फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 में। चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जो कि आप क्लास 7 में भी पढ़ चुके हो, तो उसी का बेटा एक एडवांस लेवल यहाँ पे पढ़ाया जाएगा क्लास 8 में। एयर पॉल्यूशन के बारे में, ओजोन के बारे में, ओजोन लेयर आपने सुना होगा, ठीक है बेटा। ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ओके, व्हाई आवर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो बेटा द रीजन ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, तो ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट वाटर सैनिटेशन, ओके, वेस्ट वाटर सैनिटेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो वेस्ट वाटर का जो सैनिटेशन है उसको किस तरह से किया जाता है, वो प्रोसेस देखेंगे। और वाटर पॉल्यूशन क्या है और वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं वो देखेंगे। तो बेटा एक बात आपने समझ में आ रही होगी, अगर साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, पॉल्यूशन 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 ऑफ एयर एंड वाटर, तो एयर एंड वाटर पे स्पेशली कंसिडरेट रहना है आपको, स्पेशल कंसिडर करना है आपको, ना कि पढ़ाई में अपनी डेली लाइफ में, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा साइंस का सिलेबस जो क्लास 8 में हम पढ़ने वाले हैं। सारी बेसिक चीज़ें आपकी डेली लाइफ की चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे कॉन्फिडेंट होते जाओगे, और जब कॉन्फिडेंस होगा तो मार्क्स भी अच्छे होंगे। सो बेटा ये था आपका साइंस का सिलेबस। आगे बात करते हैं आपके सोशल साइंस के सिलेबस पे। क्लास 8 में सोशल साइंस का सिलेबस क्या होने वाला है। देखो बेटा क्लास 8 में सोशल साइंस को जैसे सेम टू सेम 6 में था, 7th में था, एज इट इज़ 8th में है। सोशल साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, या फिर ये बोल सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज नथिंग, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं बेटा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों बनाया गया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और इसमें क्या है जो हमें फॉलो करना ज़रूरी है। तो बेटा हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो हमें पता होने चाहिए। क्योंकि जब हमें पता होगा तो हम लाइफ में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कभी भी लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं या सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से अपने राइट्स को अच्छे से गेट करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। आपको भी जानना चाहिए कि किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, और ये जो गवर्नमेंट हैं, इलेक्शंस हैं, ये किस तरह से होते हैं, गवर्नमेंट कैसे कैसे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह का इनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो सब पॉलिटिकल साइंस से आपको पता चलता है, ठीक है बेटा। तो बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। बेटा मैंने क्लास 7th में भी बताया है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया। तो बेटा एंशिएंट पढ़ाई जाती है क्लास 6 में, मिडिएवल क्लास 7th में, और क्लास 8 में पढ़ाई जाएगी आपको मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का जो पीरियड है 1707 से 1947 तक मॉडर्न इंडिया पढ़ाई जाएगी, ठीक है बेटा। यही वो टाइम है जिसमें हमारी अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, स्वीडिश आए, ठीक है बेटा, सारी चीज़ें बाहर से आए, वो सब लोग व्यापार करने, और व्यापार करते करते उन्होंने इस देश को गुलाम बना लिया, हमको भी गुलाम बना लिया, ठीक है बेटा। तो गुलाम बनाया और फिर हमने डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट किए और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और बड़ी मुश्किल से आज़ादी की लड़ाई को हम जीते। इसलिए हम आज़ाद भारत में, मैं आज आपके सामने ये हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर पा रहा हूँ, ठीक है बेटा, बिकॉज वी हैव फ्रीडम। ओके, तो हम वही मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे जिस सेशन में हमें, जिस टाइम में हमें, जिस ड्यूरेशन में हमें वो आज़ादी मिली। तो बेटा पहला चैप्टर होगा हाउ, व्हेन एंड एवरीवेयर। हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, वो चीज़ कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि हिस्ट्री का मीन्स क्या है।
फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिश पावर। अभी मैंने बताया वो ट्रेडिंग के पर्पज से आए थे, लेकिन बाद में वो टेरिटरी पे हमारी कब्जा जमा लिया उन्होंने, ठीक है। मेरठ पे भी अंग्रेजों का शासन रहा है, दिल्ली पे भी, इंडिया के एवरी पार्ट पे ऑलमोस्ट, ठीक है बेटा। बंगाल, कलकत्ता, बम्बई, उस टाइम बम्बई बोलते थे, उस अब मुंबई बोलते हैं, तो पुराना नाम बम्बई था। और बेटा जिसे आप चेन्नई बोलते हो उस टाइम मद्रास बोला जाता था। तो कैसे वो ट्रेडिंग के लिए आए और टेरिटरी बना दी उन्होंने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो रूल करने लगे, राजा बन गए यहाँ के। तो बेटा रूलिंग द कंट्री साइड, उसमें उन्होंने किस तरह से यहाँ पे रूल किया, ठीक है। और उस टाइम कौन कौन सी ट्राइबल्स थी, डिक्यूज द विजन ऑफ गोल्डन एज, वो सब पढ़ाया जाएगा। उस बीच में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ इवेंट्स हुए, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। अब बेटा सबसे बड़ा क्या हुआ, सब चलता रहा ओवरऑल, कुछ लड़ाइयाँ अंग्रेजों से होती रही। फिर एक सबसे बड़ा रिबेल हुआ, रिबेल ऑफ 1857, आपको पता होना चाहिए, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 10 में 1857 क्वेश्चन आता है, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा। तो रिबेल ऑफ 1857 ये क्या है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा इस चैप्टर में। और उसके आफ्टर में क्या हुआ बेटा, उस टाइम जो वीवर्स थे, आयरन स्मेल्टर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब कुछ लोग जो कपड़े बुनते थे, बुनाई वाली, जो वीवर्स होता है बुनना, जैसे कपड़े बुनना, तो या दरी को बुना जाता है, जो दरियाँ होती हैं, ओके, विलेज वाले बच्चे जानते होंगे। ओके, वीवर्स जो हिंदी में बोलते हैं बुनकर, मतलब कपड़े बुनने वाले, ठीक है बेटा। आयरन स्मेल्टर्स, जो आयरन का जो प्रोफेशन होता है, जिनको हम बोलते हैं आयरन स्मेल्टर्स को लुहार। और जो लोग फैक्ट्री खोलते थे उस टाइम, फैक्ट्री ओनर्स थे, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कैसे कैसे सिविलाइजेशन द नेटिव, हम लोग कैसे सिविलाइज हुए अपने, और किस तरह से हमारे नेशन में एजुकेशन सिस्टम आया, जो कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश को मीडियम बना दिया एजुकेशन का। और आज भी हम वही मीडियम फॉलो कर रहे हैं, उसी की तरह से एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है बेटा। वो चेंज नहीं हुआ, अच्छे से हुआ है मगर अच्छे से चेंज नहीं हुआ, वो चेंज होना चाहिए। आज की एजुकेशन आज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट वो हमें हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ना है बेटा, ठीक है। एजुकेटिंग द नेशन। वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, उस टाइम में वुमेन की कंडीशन कैसी थी, कास्टिज्म सिस्टम कैसा था, और बेटा रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, वुमेन्स के लिए, वुमेन के लिए क्या रिफॉर्म हुए, कास्टिज्म सिस्टम को एक अबॉलिश करने के लिए क्या रिफॉर्म हुए, वो बताए जाएंगे। और द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, बेटा 1870 से लेके 1947, ये ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी में हमारी फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट हुई। तो इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। फ्रीडम की जर्नी का मतलब मैं आपको बताऊं, यही वो टाइम था जब मिस्टर महात्मा गांधी ने एंट्री ली, यही वो टाइम था जब भगत सिंह आए, यही वो टाइम था जब सुभाष चंद्र बोस आए, यही वो टाइम था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, यही वो टाइम था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, मतलब यही वो टाइम था। तो यहाँ पे स्पेशल फोकस करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। और चैप्टर नंबर 10, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की क्या सिचुएशन रही, कैसी कंडीशन रही, ठीक है बेटा, वो हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस देख रहे हो क्या हो रहा है, अभी कोरोना चल रहा है, ओके। तो बेटा वो चैप्टर नंबर 10 में कोरोना का डिस्कशन नहीं करेंगे, बेसिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। नेक्स्ट बेटा वो हुआ बात हिस्ट्री के बारे में। अब है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले मैंने बताया कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सपोर्ट करता है वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता है। ये सेक्युलरिज्म क्या है, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सेक्युलरिज्म क्या है। मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ाऊंगा कि ये सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक है बेटा, आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यूनिट 2, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। आपको पता है हमारा इंडियन पार्लियामेंट है और वही रूल्स बनाता है। तो ये पार्लियामेंट क्या है, क्यों पार्लियामेंट की नीड हुई और किस तरह से वहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू मेकिंग लॉ बाय पार्लियामेंट। सो इट इज़ द चैप्टर 3 and 4। यूनिट 3 आ जाएगा जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट्स। अभी कोर्ट्स क्या होंगे बेटा, सबसे पहला आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बेटा जी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये कोर्ट्स के बारे में बात करें, कोर्ट्स को बोलते हैं बेटा जुडिशरी, जुडिशरी, ठीक है बेटा। वो जुडिशरी से एक वर्ड आया जज,
तो बेटा वो सारे वर्ड यहीं से लिंक करते हैं। जज क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, ठीक है बेटा। तो द जुडिशरी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको न्यायपालिका बोलते हैं। तो जुडिशरी क्या होती है और ये किस तरह से लोगों को सज़ा मिलती है, क्रिमिनल किसको कहा जाता है और सज़ा कौन देता है, कैसे देता है, किस तरह से मिलती हैं, और अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसको क्या राइट्स मिले होते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हम यहाँ पे यूनिट 3 में पढ़ेंगे, जो कि 5 और 6 में कवर होगी। नेक्स्ट यूनिट 4, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। बेटा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइज्ड, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है, कुछ मार्जिन मिले हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे सपोज करो एक पर्टिकुलर पर्सन को 10 ईयर की जेल हो गई, 10th क्लास में नहीं था वो, उसको 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो गया, ठीक है, वो प्रिजन में चला गया, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, वो पर्सन बहुत अच्छा था। तो जज ने, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ऐसा करो इसकी 10 ईयर से 7 ईयर में इसको रिहा कर दो। तो कुछ मार्जिन मिले हुए हैं, वो किस तरह से मार्जिन मिले हुए हैं हमें सोशल जस्टिस से, जस्टिस वे में जो कोर्ट्स हमें मार्जिन देता है, जिसको मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में। सोशल जस्टिस क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है बेटा, वो सब देखेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो बेटा जो गवर्नमेंट होती है उसकी इकोनॉमिक प्रेजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक का मतलब होता है बेटा इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब अर्थशास्त्र, और अर्थ का मतलब होता है धन। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, वो टैक्स कलेक्ट करते 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 क्या करती है बेटा, वो अपना इकोनॉमी को बूस्ट अप करती है। तो आपने सुना होगा जीडीपी बहुत नीचे जा रही है, कभी जीडीपी बहुत ऊपर चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे मैटर करती हैं। इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, कुछ हम ये देखेंगे कि पब्लिक को क्या फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है बेटा, गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे अब मैंने आपको बताया कोरोना वैक्सीन फ्री लग रही है, तो वो भी तो एक गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है ना पब्लिक को। ओके, कोरोना टेस्ट भी ऑलमोस्ट फ्री हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी एक पब्लिक फैसिलिटी है। ओके, गवर्नमेंट आपके लिए रोड्स बनाती है, वो भी एक पब्लिक फैसिलिटीज़ है। ओके, लॉ एंड सोशल जस्टिस, कुछ लॉज हैं और सोशल जस्टिस हैं, वो हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 9 और 10 कवर करेंगे, ठीक है बेटा। सो इट इज़ योर पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। बेटा ज्योग्राफी आप 6, 7 से पढ़ते आ रहे हो, उसी में कुछ अपार्ट फ्रॉम क्लास 6 एंड 7 आपको ज्योग्राफी में बताया जाएगा कुछ रिसोर्सेज के बारे में, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ मैनमेड हैं। मैनमेड को आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो, जैसे लैंड है, सॉइल है, वाटर है, ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये नेचुरल हैं, गॉड जिसने गॉड ने क्रिएट किया है। और कुछ है मैनमेड है, या फिर उनको सिंथेटिक बोल सकते हो या आर्टिफिशियल बोल सकते हो। तो हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो अपने आप वेजिटेशन, जो बेटा जैसे घास उगती है अपने आप उगती है ना लैंड में, सॉइल में, तो वो नेचुरल वेजिटेशन है। कुछ पेड़ अपने आप ही उग जाते हैं, जिनको एनिमल्स खा के अपना पेट भर लेते हैं, उनको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, बेटा कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो वाइल्ड लाइफ से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हाथी से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, टाइगर से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो अगर टाइगर नहीं होगा तो वो भी चीज़ हमें नहीं मिलेगी। ओके, तो कुछ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, ओके, वो हमें मिलते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें जिनसे मेडिसिन बनती हैं। तो जब वाइल्ड लाइफ ही नहीं होगी तो मेडिसिन कहाँ से होंगी, तो इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम उनको कंजर्वेशन कर सकें उनका। बेटा मिनरल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, मिनरल्स क्या होते हैं। ओके, मिनरल्स के बारे में जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स हैं। और पावर रिसोर्सेज क्या है बेटा, अगर हम मिनरल्स लेंगे, हम आयरन लेंगे अपनी बॉडी में, आयरन होगा, जिंक होगा, कॉपर होगा, फॉलिक एसिड होगा, ये सब होगा, तो बॉडी में पावर मिलेगी। तो मिनरल्स के बारे में बताया जाएगा, पावर रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा। फिर कुछ बात करेंगे एग्रीकल्चर के बेस पे कि एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है बेटा। जिस खाने को खाते हो वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर के थ्रू आता है ना। तो खाने के बारे में तो पता है आपको कि खाना क्या खाना है, चाउमीन खानी है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, बट वो बनता कैसे है, वो स्टार्टिंग कैसे होती है, वो स्टार्टिंग एग्रीकल्चर से होती है। तो एग्रीकल्चर के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। फिर बेटा इंडस्ट्रीज़, अभी क्या है, लेस का पैकेट होता है तो वो एक फैक्ट्री के द्वारा बनाया जाता है, इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। तो या कुछ भी है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, फ़ैन है, कुछ भी गैजेट है, वो एक इंडस्ट्री ने, कंपनी ने बनाया है। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो देखेंगे।
ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है बेटा, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज वाइटल है और किस तरह से उनको मैनेज करना चाहिए, वो चैप्टर नंबर 6 में। तो बेटा इट इज़ योर ओवरऑल ज्योग्राफी सिलेबस, ठीक है बेटा। सो दिस सिलेबस डिस्कशन हैज़ बीन कंप्लीटेड फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस फॉर क्लास 8th, ठीक है बेटा। तो अच्छे से हम स्टडी कर चुके हैं सिलेबस के बारे में। सो कल से हम स्टडी करेंगे साइंस, और उसके बाद जैसे भी शेड्यूल्ड लेक्चर होगा आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तब भी साइंस का लेक्चर होगा तो साइंस मिलेगा, और सोशल साइंस का होगा तो सोशल साइंस ऑन टाइम मिलते रहेंगे लेक्चर्स। प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से फॉलो करना है। सो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। सिलेबस डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस जर्नी पे हम जाने वाले हैं, जो हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो बेटा जब हमें पता होगा क्या पढ़ना है तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, तो हम ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर होंगे। तो ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे तो हमें अच्छे से इंटरेस्ट आएगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे उनको, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने देने के लिए कहा है कमेंट में, तो उन क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा अगर आपको पता है, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बी सेफ, ओके। सो हैव ए ग्रेट डे।